वन पीस चैप्टर 1127 ने मुझे प्री टाइम्स के वाइब्स दी थी, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस पॉइंट पे वन पीस में देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अब वन पीस थोड़ा सा सीरियस टोन पकड़ चुका है, जो कि हमने वानो और एगेट में देख ही लिया। लेकिन लगता है कि अल्बाफ आर्क के थ्रू हम उन मोमेंट्स को एक बार फिर से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब मेरे साथ काफी सारे लोग कह रहे थे कि भाई उसप का ही आर्क होने वाला है अल्बाफ, लेकिन जिस तरीके से उसप ने इस आर्क की शुरुआत की है ना, तो मुझे भाई बहुत सारा डाउट हो रहा है कि उसको कुछ बूस्ट मिलेगा भी या फिर ऐसे ही चलते रहने वाला सब कुछ। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हुए चैप्टर 1127 की समरी, जिसका टाइटल है एडवेंचर इन द मिस्टीरियस लैंड। ऑफ कोर्स ये क्योंकि ट्रांसलेशन है, तो जो ओरिजिनल चैप्टर का टाइटल रहेगा उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कवर पेज की स्टोरी की डिस्कस नहीं करता हूँ, तो उसे स्किप ही कर देंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ वो एंड हुआ था, यानी कि अल्बाफ में। अभी हम लोग फिलहाल अल्बाफ के किसी जाइंट विलेज में है, जहाँ के बाकी सारे घर भी लेगो लाइक स्ट्रक्चर से ही बने हुए हैं। तो इससे मुझे यही समझ में आता है कि प्रोबेबली अल्बाफ में अलग अलग टाइप की सिटीज होंगी, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग स्टाइल चलते होंगे। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी अल्बाफ के फ्लैशबैक्स देखे हैं, तो उसमें जितने भी सारे बिल्डिंग्स थी वो नॉर्मल स्टाइल में ही बनाए गए थे, एंड अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो वाइकिंग स्टाइल में बनाई गई। पर हाँ, यहाँ पे जाइंट जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक फायर है, जो कि इनके जंगल में सडनली लग गई थी, एंड इसका सोर्स क्या था ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन इससे पहले कि फायर उनके यग्drasil ट्री को डैमेज कर दे, वो लोग जाके उसे बुझा दे। ट्री को पहली बार मेंशन किया गया है यहाँ पे, एंड इससे पहले मुझे यही लग रहा था कि ये एडम ट्री हो सकता है। यग्drasil बेसिकली कॉन्सेप्ट है नॉर्स माइथोलॉजी का, जिसे वर्ल्ड ट्री भी कहा जाता है और लाइफ गिविंग ट्री भी कहा जाता है। ये एक जाइंट सा कॉस्मिक ट्री है, जिसमें दुनिया के 9 realms एग्जिस्ट करते हैं, एंड इसी के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। इन 9 realms में अलग अलग प्रजाति और प्रकार के लोग रहते हैं, एंड यग्drasil इन सभी को इंटरकनेक्टेड रख के इन्हें लाइफ प्रोवाइड करता है, एंड इसलिए इसे इस पूरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर का सेंटर भी बोला जाता है, जो कि बेसिकली तीनों डायमेंशन हेवन, अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड को एक साथ लिंक करता है। अब रही बात वन पीस में, तो कोई माइथोलॉजिकल सा स्ट्रक्चर नहीं होगा, बेसिकली एक जाइंट सा ट्री होगा, जिसे पूरे अल्बाफ से ही देखा जा सकता है। एंड इससे पहले हमने इसे एक्चुअली में देखा तो नहीं है, लेकिन इस इमेज में हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एंड लिटरली ये काफी बड़ा है। तुम देख सकते हो भाई, ये शिप इतनी छोटी सी दिख रही है, एंड इस ट्री ने ऑलमोस्ट पूरे आइलैंड को ही कवर करके रखा है। प्रोबेबली ये अल्बाफ के सेंटर में ही होगा, एंड इसे सिंबल ऑफ लाइफ की तरह ट्रीट करते होंगे यहाँ के जाइंट्स। अब रही बात एडम एंड ईव ट्री की, तो मुझे ये लगता है कि ये इसी का ही पार्ट होंगे, एंड इसी से ही ये दुनिया में फैले हैं। और हाँ, जाइंट्स के लिए यही इकलौती शॉकिंग चीज नहीं थी, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे कि एक जायंट भी आसमान से जमीन पर गिरी हुई थी, जैसे कि उसे किसी ने अटैक कर दिया, एंड इसके अलावा इन्होंने ईयर गॉड के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी, जो कि इतना बड़ा सा जायंट सा रैबिट है, जिसे अटैक करना भी नॉर्मली इम्पॉसिबल चीज है। अब ये सब कहानी तो हो रही थी इनके जंगल में, लेकिन जो मेन कहानी होनी है वो है बिग स्टीन कासल में, एंड ये वही कासल है जो कि लेगोस का बना हुआ है, एंड इवन ट्रीज एंड फ्लावर्स भी लेगो के ही बने हुए हैं। तो ये कासल कहीं अल्बाफ में ही लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ से हम यग्drasil ट्री को आराम से देख सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा दूर है कासल से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रोबेबली इस कासल को कहीं दूर वाले एरिया में बनाया गया। हम इस कासल में एक बार फिर से नामी को देखते हैं, जिसने ज़ेउस की मदद से एक जायंट सी बी को हरा दिया है। ज़ेउस इस पर नामी से पूछता कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, लेकिन नामी यहाँ पर रो रही है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि आखिर वो लोग कहाँ। लास्ट थिंग जो उसे याद है वो ये है कि वो लोग एक जायंट शिप पे थे, एंड उसके बाद अब वो लोग यहाँ पर है। नामी यहाँ पर रो रो कर किसी की हेल्प के लिए पुकार रही है, एंड इसके लिए वो लुफी, ज़ोरो एंड सांजी से मदद मांगती है, एंड इवन वो ये भी कहती है कि इस पॉइंट पर उसको उसॉप भी चलेगा। भाई ये तो अलग ही लेवल डिसरिस्पेक्ट हो गई उसॉप की। नामी ये समझ नहीं पा रही कि ये सब रियलिटी है या फिर सपने में हो रहा है। तो नामी को हॉलवे के एंड में एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसॉप की होती है, एंड वो उसे बुला रहा होता है। नामी वहां तक जाती है, लेकिन वो लेगो ब्लॉक से टकराकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि फ्लोर काफी ज्यादा बम्पी है। और जैसे ही वो खड़ी होती है, तो उसके सामने एक जायंट सा हैजॉक खड़ा होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का प्राणी होता है। नामी फिर इस हैजॉक से बचकर भागने का ट्राई करती है, एंड देखते हैं कि उसॉप को भी एक जायंट सी कैट अटैक कर रही है, एंड इस कैट ने एक क्राउन पहना हुआ है। हमें यहाँ पर उसॉप का आउटफिट भी देखने मिलता है, जो कि वाइकिंग स्टाइल है, एंड उसने एक फेक बियर्ड लगाई हुई। अब नामी और उसॉप हमेशा तो भागते ही नहीं रह सकते, इसलिए वो लोग डेयरिंग से डिसीजन लेते हैं कि वो लोग इन जायंट क्रिएचर्स को फेस करेंगे। इसके लिए नामी ज़ेउस को यूज करके एक थंडर अटैक लॉन्च करती है इस हैजॉक पर, जिससे कि ये हैजॉक डाउन हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जायंट सा हैजॉक सीधे इस जायंट कैट के ऊपर गिर जाता है, जिससे इस कैट को भी झटका लग जाता है। अब हालांकि इस झटके से इस कैट को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस अटैक के चलते अब वो नामी एंड उसॉप के ऊपर फ्यूरियस हो चुकी है। अब इस अटैक का रिजल्ट ये होता है कि नामी एंड उसॉप को भी ये कैट चेस कर रही है। जैसे ये लोग भाग रहे होते हैं, नामी एंड उसॉप एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि आखिर इन्हें पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है इनके साथ में। उसॉप भी यहाँ पर नामी वाली कहानी ये बताता है कि जब उसने आंखें खोली तो वो ऑलरेडी इस प्लेस में था, एंड लास्ट मेमोरी उसे यही याद है कि वो लोग जायंट वाली शिप पर शराब पी रहे थे। तो इस पर नामी सोच विचार में लग जाती है कहीं ये शराब के कारण ही तो नहीं, क्योंकि जायंट्स ने कहा था कि शराब उन्हें हेलुसिनेट करा सकती है, एंड इसी के चलते नामी एंड उसॉप को लगता है कि ये लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं, एंड कैट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए बैल्कनी पहुंचते ही नामी एंड उसॉप इस कैट को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी इस जायंट से कैट का अटैक उसॉप पर लैंड होता है, एंड उसॉप काफी दूर फेंका जाता है। इस अटैक के चलते नामी और वो जायंट सी कैट सीधे सीधे इस कासल के बैकयार्ड में ड्रॉप होता है, जहां पर उसॉप ऑलरेडी गिरा हुआ है, एंड तभी हम देखते हैं कि जायंट सी कैट अब एक मैसिव से
लायन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंड एक बार फिर से इन पर अटैक करने के लिए तैयार है। अब इस जायंट सेगाइट का अटैक सीधे सीधे नामी पर लैंड होने वाला था, तो इससे बचने के लिए नामी रोने लगती है एंड वो सबकी बॉडी को एज अ शील्ड यूज करती है। लेकिन इससे पहले कि अटैक नामी पर लैंड हो पाता, हम देखते हैं कि हमारी मॉन्स्टर ट्रियो की एंट्री हो चुकी है, जिसमें कि सांजी आकर बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लव्ड वंस को हर्ट करने की। एंड इतना कहते हैं हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर ट्रियो ने इस लाइन के ऊपर अपना कॉम्बो अटैक लॉन्च कर दिया, जिसमें सांजी यूज करता है अपना इफ्रीत, लुफी यूज करता है अपना गियर 4th एलिफेंट व्हिप एंड जोरो यूज करता है अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल ब्लैक रोप ड्रैगन ट्विस्टर। एपिक से डबल स्प्रेड में हम देखते हैं कि लुफी, जोरो एंड सांजी ने अपना कॉम्बो अटैक लॉन्च करते हैं इस जायंट से लाइन के ऊपर एंड सिमिलर है उसी पैनल से जो कि हमने 162 में देखा था, जिसमें लुफी, जोरो एंड सांजी ने अपना कॉम्बो अटैक लॉन्च किया था इस सैंडोरा लिजर्ड के ऊपर। तो भाई ये काफी ज्यादा एपिक है क्योंकि उन्होंने सेम ही अटैक यूज किया, लेकिन इस बार एक नए वर्जन के साथ। अब यहाँ पर ये मत बोलने लग जाना कि बाकी सबने तो अपने बेस अटैक यूज किए, तो सांजी को क्या जरूरत है अपनी इफ्रीत यूज करने की। तो हाँ, मैं यहाँ पे सांजी को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ ये जरूर बोलूंगा कि इफ्रीत थोड़ा ओवरकिल हो गया। बट हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा सांजी यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने अपना टॉप अटैक यूज किया। एनीवे, हम यहाँ पर लुफी, जोरो एंड सांजी के आउटफिट भी देखते हैं जो कि वाइकिंग स्टाइल में एंड इसके साथ में उन लोगों ने केप भी पहनी हुई है। लुफी ने यहाँ पर एक हेलमेट पहना जिसके 2 लंबे से हॉर्न है और उसकी पीठ पर एक एक्स है। वहीं पर जोरो ने अपने आंखों पर एक मास्क लगाया हो जो कि काफी कुछ स्की गॉगल्स टाइप दिख रहे हैं एंड सांजी की पीठ पर एक स्वॉर्ड है। तो आई डोंट नो कि हमें इस आर्क में सांजी के स्वॉर्ड्समैन स्किल्स भी देखने मिलने वाले, बट आई नो फॉर श्योर कि भाई सांजी स्वॉर्ड्स यूज कर सकता है क्योंकि भाई वो एक शेफ है, तो उसे चाकू वगैरह चलाना तो आता ही होगा और हमने देखा भी उसे चलाते हुए। अब जैसे इनका कॉम्बो अटैक इस लाइन के ऊपर लैंड होता है तो तुरंत ये लायन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है जो कि कैट वाला फॉर्म होता है। इसको देखकर जोरो काफी ज्यादा सरप्राइज है कि अब ये लायन एक कैट बन चुका है। वहीं पर सांजी नामी को बोलता है कि वो काफी ज्यादा वरीड था उनके लिए एंड नामी बोलती है कि वो भी काफी ज्यादा स्कैर्ड थी एंड उसब तो भाई मर चुका है। एंड इस पर उसब बोलता है कि मैं मरा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा क्योंकि तुमने मुझे एज अ शील्ड यूज करने का ट्राई किया। एंड एट लास्ट इस चैप्टर के फाइनल डबल पेज में हम देखते हैं कि लुफी, जोरो, नामी, उसब एंड सांजी एट लास्ट रियूनाइट हो चुके हैं एंड अभी फिलहाल ये लोग खड़े हैं कासल के बैकयार्ड में। अब यहाँ पर चॉपर का क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आई थिंक वो जिंदा ही होगा एंड इतना जल्दी तो वो मरने नहीं वाला। वैसे वो बेचारा इतना छोटा एंड डरपोक है कि इतने जायंट से वर्ल्ड में कहीं ना कहीं दब के बैठा होगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया तो उसके लिए चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। बट फिलहाल इस चैप्टर में तो उसका कोई अपीयरेंस था नहीं, तो लेट्स सी कि आगे वाले चैप्टर्स में हमें वो देखने मिल जाए। इसी पेज में हमें ये भी पता चलता है इस चैप्टर की शुरुआत में उन जायंट बीस्ट एंड उस ईयर गॉड रैबिट को इन्हीं तीनों ने मारा था। लुफी यहाँ पर बोलता है कि वो रोस्टेड रैबिट काफी ज्यादा डिलीशियस था एंड यहाँ पर उससे भी बड़े बड़े रैबिट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड उसे उन्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई अगर वो लोग इतने ही टेस्टी हैं। तो जोरो बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ द शिप वो रिस्पांसिबिलिटी लेता है एंड वो कहता है कि सबसे पहले हमें सी की ओर जाना चाहिए एंड अपनी शिप को ढूंढना चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके बाकी क्रू के साथ में आखिर क्या हुआ। भाई ये काफी ज्यादा न्यूजुअल था क्योंकि जोरो से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो तुम लोग समझ रहे हो ना यहाँ पे कि जोरो के पास भले ही सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं हो, लेकिन उसके पास सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जरूर है। और हाँ, अगर इतना डिपेंडेबल वाइस कैप्टन है तो कैप्टन को फ्री रहने में क्या दिक्कत है। वही पर सांजी बोलता है क्योंकि अभी हम लोग फूड के टॉपिक पे हैं, तो तुम लोगों ने जो बीज एंड बी हाइस उड़ा दी वो काफी अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स थे। तो बीइंग अ शेफ सांजी यहाँ पे वरीड है भाई अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए। बट आई थिंक कि जब तक सांजी इन लोगों के साथ में एटलीस्ट ये लोग भूखे तो नहीं मरेंगे। वही पर नामी इनकी कॉन्वर्सेशन सुन के शॉक्ड है कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी यूज टू कैसे हो गए इस जगह के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नामी को अभी तक ये नहीं पता कि आखिर ये लोग हैं कहाँ पे। अब ये कैट कहाँ से आई एंड ये हैजहॉग कहाँ से आई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस कैट ने एक क्राउन पहना हुआ था एंड ये पूरी सेटिंग एक कासल की है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब किया धरा लोकी का ही है। एंड मुझे तो यही लग रहा है कि ये कैट भी कोई और नहीं बल्कि लोकी खुद है। देखो जो पूरी एल्बाफ वाली सेटिंग है वो नॉर्थ माइथोलॉजी पर काफी हेवीली बेस्ड है क्योंकि यहाँ पे हमने यग्ड्रासिल को देख लिया एंड इवन यहाँ पे जायंट्स भी इंक्लूडेड। ऊपर से हम ये भी जानते हैं कि इनका एक प्रिंस भी है जिसका नाम लोकी है, जिसे हमने फर्स्ट टाइम होल किक आइलैंड में देखा था। एंड नॉर्थ माइथोलॉजी में लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिकरीज जानता है। तो यहाँ पे शेप शिफ्टिंग करना कोई आउट ऑफ द बुक वाली चीज नहीं है। मे बी लोकी के पास कोई ऐसा डेविल फ्रूट हो सकता है जिससे वो मैजिक का यूज कर सकता है। लोकी ने स्ट्रॉ हैट्स को प्रोबेबली इसलिए किडनैप किया होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगे होंगे एंड इनका टेस्ट करने के लिए वो उनसे अभी फिलहाल के लिए खेल रहा है। लेकिन देखा जाए तो वहीं पे मॉन्स्टर ट्रेनर ने उसे ऐसे ही आराम से हरा दिया और कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अपना फुल पावर यूज ही नहीं कर रहा था इनके अगेंस्ट। और हाँ, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता। बाकी अगले वीक कोई भी चैप्टर नहीं क्योंकि ब्रेक है नेक्स्ट वीक। तो चैप्टर नंबर 1128 अब आएगा सीधे अक्टूबर में। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन एक फन वाइब जरूर देखने मिली। तो यहाँ से एल्बाफ आर्क सेटअप होना स्टार्ट हो चुका है एंड जो यग्ड्रासिल है वो आगे चल के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। मेरे हिसाब से सिंबल मात्र नहीं होने वाला बल्कि स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करेगा। बीइंग द टॉलेस्ट ट्री इन वन पीस, हो सकता है कि इसको यूज आगे चल के वर्ल्ड फ्लडिंग के टाइम पे हो, और मे बी क्योंकि ये जायंट्स के लिए इतना ज्यादा सीक्रेट है एंड इसे लाइफ गिविंग ट्री भी बोला जाता है, तो हो सकता है कि आगे चल के किसी को इसकी जरूरत पड़े। मे बी लिटरली किसी की आगे चल के मौत हो जाए एंड इसी के थ्रू उसे रिवाइव किया जाए, जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली वो कोई एक स्ट्रॉ हैट ही हो। एंड रही बात एल्बाफ की, तो आई थिंक ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जैसा कि नॉर्स माइथोलॉजी में चलता है, क्योंकि यग्ड्रासिल 9 रेल्म्स को सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 9 सिटीज या 9 विलेजेस होंगे जिसे इस यग्ड्रासिल ने सपोर्ट करके रखा है एंड इन्हीं को मिला के पूरा एल्बाफ बना हुआ है। बट हाँ, ये तो मेरी ही थ्योरी है। बाकी तुम्हारा इस चैप्टर को लेकर क्या ओपिनियन था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इन मांगा से हटके मैं एक एनिमे रिलेटेड वीडियो पर भी काम कर रहा हूँ जो कि जल्दी आ जाएगी, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।